योगी सरकार का 8 साल का कार्यकाल जो है यूपी के लिए तो बेमिसाल रहा है। जब योगी सरकार 1 चालू हुई थी 2017 में, उस समय उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश देश का दूसरा नंबर का राज्य है, जो कि देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कर रहा है महाराष्ट्र के बाद। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब योगी सरकार कार्यभार ग्रहण की थी, उस समय हमारे यहाँ मात्र 2 क्रियाशील एयरपोर्ट थे, लखनऊ और बनारस, जो हमेशा चलते थे। आज के समय में कानपुर ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, जेवर ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, यहाँ से नियमित रोज फ्लाइट ऑपरेट होती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 17 टोटल एयरपोर्ट हैं जो क्रियाशील हैं, उसमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और जब जेवर पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये योगी सरकार की वजह से हुआ है। और हमारे 3 एक्सप्रेसवे पे फाइटर जेट को इमरजेंसी में उतारने के लिए फैसिलिटी है, और ये देश में इतना कहीं नहीं है। आगरा एक्सप्रेसवे पे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे है। चौथी फैसिलिटी गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रही है। और क्या देखते हैं कि और आगे वाले दिनों में यूपी में और ऐसे कौन से विकास होंगे जो मील के पत्थर साबित? देखिए, विकास के लिए सबसे अहम बात होती है सुरक्षा। हमारी सरकार ने सबको सुरक्षा दी है। जब देश और प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो इन्वेस्टमेंट का माहौल बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का, हाईवे का, एक्सप्रेसवे का। जितना जाल उत्तर प्रदेश में है उतना कहीं नहीं है। फिर भी विपक्ष तो मुद्दा उठाता है कि यूपी में अपराध बढ़े हैं, मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। भाई, उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं, कहेंगे तो क्या कहेंगे। नहीं, ये आरोप अगर लग रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा किया जा रहा है, उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है जिस तरीके से सरकारों ने। देखिए, हम लोग इसे विकास के पैमाने पर नापते हैं। हमारे अल्पसंख्यक भाई, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उनकी पॉपुलेशन यूपी में 18% है, लेकिन योजनाओं का लाभ वो 35 से 40% ले रहे हैं। 6 यूनिट पे हमने आयुष्मान भारत कार्ड दिया है। ये किसका फायदा हो रहा है? लोग कहते हैं कि वो जनसंख्या ज्यादा बढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी हम 6 यूनिट पे कर रहे हैं। वो जो 70 साल के बुजुर्गों को दे रहे हैं, क्या हम उसमें कोई डिवीजन किए हैं? आवास, शहरी आवास हो या ग्रामीण आवास हो, सबसे बड़े लाभार्थी मुस्लिम भाई हैं। आप हमारे अस्पतालों की जो हालत सुधरी है, उसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम भाइयों को हुआ है। अब अभी किसी भी अस्पताल में जाके देख लीजिए, अगर आप उनसे इसी तरह से प्रश्न करेंगे जैसे हमसे कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम भाई हैं। और एक बात और, कोई सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, सुरक्षा के मामले में, भेदभाव के मामले में, दंगों के हिसाब से देखा जाता है, हमारे सरकार ने 8 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं होने दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग हमेशा नियम कानून के हिसाब से चलते हैं। हमारी सरकार ने एकदम से कानून का राज स्थापित किया है। चाहे हिंदू धर्म के त्यौहार हों, चाहे मुस्लिम धर्म के त्यौहार हों, सब पे एक नियम लागू है। हमने कोई परंपरागत जुलूस को नहीं रोका है, चाहे आपका मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, किसी जुलूस को नहीं रोका है। लेकिन सड़क पे आपका जाम करने के लिए, कोहराम मचाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए सड़क नहीं है। इन सारी एक्टिविटी को हमने रोका है। लेकिन एक बात आप बताइए, जैसे मुसलमान या विपक्ष की आवाज ये उठाता है
कि आप वर्ष भर में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि नवरात्र में आप सड़क जाम करते हैं, रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, तमाम ऐसे जुलूस निकालते हैं कि सड़क जाम करना पड़ता है। जब कांवड़ वाला यात्रा निकलता है, पूरी सड़क को एक महीने तक ब्लॉक कर दी जाती है। यदि मुसलमान एक दिन ईद और बकरीद के दिन अगर जो है नमाज एक दिन सड़क पर पढ़ रहा है तो उसे क्यों परेशानी हो जाती है? देखिए, जो आप कह रहे हैं, हमारे राम नवमी के जुलूस या कांवड़ यात्रा, इसका अगर इतिहास आप पता करेंगे तो ये आदिकाल से चली आ रही हैं, ये परंपराएं रही हैं। और नमाज कभी भी सड़क पे नहीं पढ़ी गई है, ईदगाह में पढ़ी गई है या तो मस्जिद में पढ़ी गई है, औरंगजेब के भी जमाने में। तो हम नई परंपरा नहीं डेवलप होने दे रहे हैं। नई परंपरा की शुरुआत किसने की? भाई, परंपरा जिसने भी शुरू की उससे हमें उसका विशेष मतलब नहीं है, लेकिन ये है इसे हम लोग जो गलत परंपरा शुरू हुई उसे चलने नहीं देंगे। क्या आप मानते हैं कि यूपी में मुसलमान डरा हुआ महसूस कर रहा है? बिल्कुल नहीं। लगाता है। उनके पास और क्या काम है? आप भदोही के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर हमें देखें, आप भदोही के रहने वाले हैं? बिल्कुल भदोही का रहने वाला हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हैं। अब हमारे यहाँ के बहुत सभ्य विधायक माने जाते हैं जाहिद भाई जी। आपकी घटना याद होगी 2015-16 में था, उनके एक रिश्तेदार की गिरफ्तारी के लिए भाजपा ने यहाँ से मसाल जुलूस निकाला था। हाँ। क्या घटना हुई थी आपको मालूम है? सरेआम लोगों के सामने एक दबंग किस्म का लड़का एक लड़के का दुपट्टा छीनता है, उससे चाटा मारता है और दबाव में तीसरे दिन गिरफ्तारी होती है। हमारे यहाँ कोई ऐसा उदाहरण हो तो बताइए। वो अल्पसंख्यकवाद करते थे, तुष्टीकरण करते थे, इसलिए वो परेशान है। हम शासक, हमारे जब से योगी गवर्नमेंट आई है तब से हम लोग सबको एक निगाह से देखते हैं। जो अपराधी है उसके साथ दृढ़ता से पेश आएंगे। आप बुलडोजर नीति को कितना सही मानते हैं? बुलडोजर नीति, जो बुलडोजर, इसका प्रयोग ज्यादातर मुसलमानों पर नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे आवाज उठा सका है कि यूपी में गलत हो रहा है, बुलडोजर नीति गलत है। देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा नियमों का पालन करते हुए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने अवैध ढंग से संपत्तियां इकट्ठा की, लोगों को डरा धमका करके और सरकारी जमीन पे कब्जा किया, वो चाहे किसी भी वर्ग के रहे हों। और ये दुर्भाग्य है कि जिसका आप नाम ले रहे हैं उसमें इतने बड़े बड़े माफिया थे कुछ लोग, उन्होंने ज़्यादा कब्जा की होगी, इसलिए आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई है और कानून के अनुसार की गई कार्रवाई है। कार्रवाई हो रही है वो एक अलग मुद्दा है। जब कहीं पर कोई फसाद होता है या दंगा हो जाता है, इसके बाद जब जो है चिन्हित किए जाते हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है, तब ये होता है कि यहाँ पे गलत नक्शे से बन गया था, कब्जा हुआ था, इसके पहले प्रशासन क्यों नहीं जांच करता कि जो है एक गलत नक्शे से बना था या तो कब्जा करके बना हुआ था? कह तो रहे हैं भाई, जब से हमारी सरकार आई है तभी से हम ये एक्शन ले रहे हैं ना। उससे पहले तो हमारी सरकार थी नहीं। जिनकी सरकार थी उस कार में अवैध काम हुआ था, तो उस अवैध काम को हम वैध तो ठहरा नहीं सकते हैं। बुलडोजर नीति आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। क्या प्रभाव आया, क्या बदलाव आया बुलडोजर नीति से? अब कहीं अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। लोग अपना नक्शा दुरुस्त करा के निर्माण करा रहे हैं। लोगों के मन में ये है, पहले ये था चलो हम बना लेते हैं, कुछ साल हो जाएगा तो हम कब्जा हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। अब लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है कि अवैध अगर हम लोग बनाएंगे, बिना नियम के बनाएंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। इस सोच में अपराध भी कितना अंकुश लगता है बुलडोजर नीति से? अपराध यूपी में कम हुआ है। आप अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो आप पत्रकार बंधु हैं तो यूपी हमारा सबसे कम अपराध वाला प्रदेश है। हमने अपराध पे नियंत्रण किया है। अपराधी जो खुलेआम घूमते थे, जिनके अंदर भय नहीं था, उनके अंदर योगी सरकार का भय है। अच्छा, बातें दूसरे में सबसे ज्यादा मामला चल रहा है वक्फ विधेयक का, जो नया भी भाजपा सरकार ने पास किया है। आप सहयोगी बनते हैं भाजपा के और साथ में भाजपा कह रही है कि नया वक्फ बिल मुसलमानों के हित में
लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमान धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है, विरोध क्यों कर रहा है? इससे पहले एक नागरिकता सीए का मुद्दा उठा था। हाँ, उसमें क्या हुआ था, लोगों ने क्या भड़काया था? किसी अल्पसंख्यक भाई की नागरिकता छीनी गई? नहीं ना, नहीं, किसी की नहीं। ये तो उन लोगों के लिए था भाई। हमारे साथ दुर्भाग्य से भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के समय पाकिस्तान में भी धर्मनिरपेक्ष, पथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी, लेकिन वहां के बहुसंख्यक समुदाय ने अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाना चालू किया, नकार दिया। धर्मनिरपेक्षता वहां नकार दी गई। अब हमारे जो भाई हैं जो वहां पे सम्मानजनक जीवन नहीं बिता पा रहे हैं जी, तो उनके लिए नागरिकता कानून लाया गया था। भाई वहां सही ढंग से नहीं जी पा रहे हैं तो भारत तो उनके लिए देश है, वो आए यहाँ रहे, सम्मान पूर्वक जीवन जिए, और से किसी की नागरिकता तो छीनी नहीं जा रही है। हाँ, सरकार को बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को कानून बना के बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नागरिक नहीं, अवैध रूप से आए हैं। उनके लिए कई देश हैं, वही हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए बस यही देश है, उनके लिए तो कई देश है। अपने देश में जाए। मतलब है वक्फ बिल के नाम पे मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, एकदम भड़काया जा रहा है। आप ये बताइए वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। आप बताइए वक्फ बोर्ड का कोई मेडिकल कॉलेज चल रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, नहीं चल रहा। कोई शिक्षण संस्था चल रहा है, कोई चैरिटी अस्पताल चल रहा है? वक्फ बोर्ड पे आप देखेंगे, भदोई में आप हैं, भदोई में कितने बड़े बड़े जो रईस लोग हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा किए बैठे हुए हैं। उन लोगों को दिक्कत हो रही है, वो लोग बहका रहे हैं, बलगरा रहे हैं। इससे तो आम मुसलमान को फायदा होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन तो हिंदू ले नहीं लेगा। जरूरत आपके कहने का मतलब जरूरत इस बात ये है कि आम मुसलमानों को जो है जागरूक करने की जरूरत है। हाँ, जाने किससे आपका क्या लाभ उनका। और दूसरी बात ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कब्रिस्तान छिन जाएगा, हमारा ईदगाह छिन जाएगा, हमारा मस्जिद छिन जाएगा। उसका तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं, उसमें जिक्र ही नहीं। तो राजनीति है साहब, और कुछ नहीं। हाँ, ये अभी एक मामला चल रहा है कि जैसे आप ये प्रदेश में अपराध, बेरोजगारी, विकास, इस मुद्दे पे विचार करना है, ये बात होनी चाहिए और बात होनी भी चाहिए। बेरोजगारी और विकास की हमेशा जरूरत है, हमेशा जो है रहेगी कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, विकास हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कई सौ साल पहले के इतिहास है उनको उधेड़ा जा रहा है। जैसे अभी औरंगजेब आ जा रहा है, कभी बाबर आ जा रहा है, कभी इब्राहिम लोधी आ रहा है, राणा संगा आ गए। इस तरीके की बातें जो जाके संसद में लोग करते हैं, इसके बाद जनता इससे उबाल मारती है, धरना प्रदर्शन होता है। क्या राजनीति में ये सब चीजें आवश्यक? देखिए, एक चीज है कि कुछ घटनाएं बहुत अप्रिय घटी, उन्हें हमारे जेहन में नहीं लाया गया, हमारी किताबों में उन्हें स्थान नहीं दिया गया। जैसे अभी आपने एक छावा मूवी देखी? हाँ, छावा देखी है। बिल्कुल। छावा मूवी देखने के बाद आपके प्रतीक नहीं देता लगता कि संभाजी हमारे आदर्श हैं? संभाजी के जीवन में जो घटित हुआ उसे हमें पढ़ना चाहिए, शिवाजी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, राणा प्रताप के बारे में पढ़ना चाहिए, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये पढ़ाया गया किताबों में। अगर हमें पढ़ाया गया होता डिटेल में, हमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाया गया होता, जिसने भूमि सुधार कानून लागू किया था, जिसने सम्राट अशोक की रोड को वो किया था, विकसित किया था, जिसने सराएं बनवाई थी, जिसने व्यापार को बढ़ाया था। हम किसे पढ़ें? औरंगजेब को पढ़ें। औरंगजेब रोड के नाम से, हुमायूं रोड के नाम से दिल्ली में रोडें हैं, क्यों हैं? तो अगर आपको गलत बताया जाएगा तो जब जनता उसके बारे में जानेगी तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, लेकिन ये धीरे धीरे शांत हो जाती है, प्रतिक्रिया भावना शांत हो जाएगी। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। विमर्श होना चाहिए, हमारा ये मानना है लोकतंत्र में विमर्श होना चाहिए।
विमर्श के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, तो आज हमें लगता है संभाजी हमारे हीरो हैं, शिवाजी हमारे हीरो हैं। बिल्कुल। हमारी किताबों में शिवाजी संभाजी के बारे में 2 लाइन लिख दिया गया है। तो उनसे पूछिए जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ। अभी सपा सांसद रामविलास पासवान ने बयान दिया, इसको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है क्या आकलन करते हैं, किस लिए बयान दिया गया? देखिए, राणा सांगा हमारे हीरो हैं। जो आदमी अपनी आंख फोड़वा ले, अपने अंग भंग करवा ले, जिसकी टांग कट गई हो, फिर वो युद्ध में लड़ रहा है, तो उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहिए, ये राम जी जाने। चलिए एक अंतिम सवाल, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, चिकित्सा योग्य चिकित्सक हैं, आप राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं और क्या चाहते हैं कि राजनीति किस स्वरूप में होनी चाहिए? देखिए, राजनीति जो है क्रांति लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। क्रांति नेगेटिव भी हो सकती है, क्रांति पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव क्रांति लाने वाला एडोल्फ हिटलर था, उसने दुनिया को जंग में झोंक दिया। और पॉजिटिव क्रांति लाने वाले हमारे महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने अहिंसा के नाम पे इतना बड़ा रास्ता दिखाया। हमें लगता है इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ थे जो है